हेलो स्टूडेंट, मैं जीपी सर, हाई स्कूल एनसीईआरटी साइंस की फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर लाइट का आज मैं चौथा पार्ट आपको बताने चल रहा हूँ। और चौथे पार्ट में आपको मैं बताऊंगा प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है? उत्क्रम पहले ध्यान से यहां समझिएगा। जैसे यदि यह एक कोई समतल पृष्ठ है जिसका चमकीला समतल पृष्ठ है, जिसका एक भाग कलई किया गया है, पॉलिश किया गया है, और इसके बी बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। प्रकाश की किरण यहां आ रही है और आने के बाद यहां से ये परावर्तित होती है। जिस बिंदु पर ये आपतित होती है उस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। यहां विलंब है। अब ये प्रकाश की किरण यहां से परिवर्तित होकर के यहां जा रही है। यदि यहां एक मिरर और लगा दिया जाए, यदि यहां एक मिरर और लगा दिया जाए, क्योंकि ये लंबवत इस पर पड़ रहा है। जब ये लंबवत किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण जब लंबवत पड़ती है तब बिल्कुल उसी दिशा में वापस हो जाती है। अर्थात यहां से प्रकाश की किरण इस पर पड़ करके पुनः इसी दिशा में वापस आएगी और इस तल से टकरा करके पुनः इस दिशा में जाएगी। प्रकाश की इस क्रिया को प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखें तो ए आपतित किरण है, ए आपतित किरण है और यहां ए परावर्तित किरण, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब ध्यान दें, इसकी परिभाषा कैसे हम लिखेंगे। जब किसी समतल पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तित हो तब परावर्तित किरण को आपतित किरण तथा आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लें, तब इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अर्थात ये जो परावर्तित किरण है, ये किरण आप बन जाए आपतित किरण, आपतित किरण, और ये बन जाए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तब इसे यह घटना कहलाएगी प्रकाश की उत्क्रमणीयता। मेरे बच्चों ध्यान समझे, इसे मैं लिख भी दे रहा हूं। जब किसी चमकीले पालिशदार सतह पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो, आपतित होकर परावर्तित हो, परावर्तित हो, तब परावर्तित किरण को, परावर्तित किरण को यदि आपतित किरण, आपतित किरण तथा आपतित किरण को
आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लें तब इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, ध्यान से एक बार फिर से समझें। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीले पालिशदार सतह पर आपतित हो और पुनः परावर्तित हो जाए, तब परावर्तित किरण को आपतित किरण और आपतित किरण को परावर्तित किरण कर लें। जैसे यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा दिए और इस समतल दर्पण के माध्यम से यह किरण फिर परावर्तित हुई, तो इसके लिए आपतित किरण हो गई। फिर यहाँ से परावर्तित हुई, ये परावर्तित किरण हो गई। तो इस घटना को ही हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीले पालिशदार सतह पर आपतित हो तथा परावर्तन होने के पश्चात परावर्तित किरण को आपतित किरण तथा आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लें, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। चलिए, अब हम आपको इसके आगे बताएंगे और आप इसे आशा है लिख भी लिए होंगे। अब आगे आपको बताएंगे इमेज, प्रतिबिंब क्या है। प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब क्या है, इसे आपको समझना है। प्रतिबिंब मीन्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। इमेज क्या है, इमेज कितने प्रकार की होती है, अब हम आपको इसे बताएंगे और आप इसे ध्यान से चित्र सही समझेंगे। क्योंकि अभी मैं आपको दर्पणों के बारे में नहीं बताया हूं, लेकिन थोड़ा सा प्रतिबिंब के बारे में आप समझ लें, तब मैं आपको दर्पण बताता हूं। प्यारे बच्चों, इमेज क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तित तथा अपवर्तित होने के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर बना बिंब, उस बिंदु पर बना बिंब प्रतिबिंब कहलाता है। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे दर्पण है या अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इन दर्पणों पर जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो परावर्तित होती हैं, और इसी तरह लेंस जो पारदर्शी होता है, इन पर जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये अपवर्तित होती है। तो यहाँ ये समझना है, किसी वस्तु या बिंब से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बना बिंब ही प्रतिबिंब कहलाता है। प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा अब आप देखें कि किसी वस्तु बिंब से आने वाली प्रकाश की किरण आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर बना बिंब प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कहलाता है। ये हो गया प्रतिबिंब की परिभाषा। बच्चों फिर से बात पुनः समझे आप इसको। किसी वस्तु बिंब से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बना बिंब ही प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ दो शब्द आए हैं, एक मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इन दो बातों से बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक पर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें जो है एक बिंदु पर मिल रही हैं और एक में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसके आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होना है प्यारे बच्चों। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्यारे बच्चों, अब यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? रियल इमेज एंड वर्चुअल। अब हम सबसे पहले आपको पहला बताएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज। पहले बच्चों ध्यान से समझे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब किसी वस्तु बिंब से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। बहुत सरल है। इसी से दोनों परिभाषाएं अलग हो जाएंगी। किसी वस्तु बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों अलग शब्द हैं। परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। क्या बच्चों, बात पुनः समझ लें। किसी
वस्तुबिंब से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है, क्रॉस कर दे, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, या उस बिंदु पर बना बिंब ही वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं दूसरा प्रकार इसका। दूसरा प्रकार है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या है? किसी वस्तु बिंब से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बना बिंब या प्रतिबिंब ही आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। माने प्रतिबिंब का आभास होता है, काटने का केवल प्रतीत अनुभव होता है, वास्तव में काटती नहीं है। प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको, किसी वस्तु बिंब से आने वाली प्रकाश की किरण या प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा व्हाट इज इमेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इमेज। तो आपने भी देखा कि किसी वस्तु बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। किसी वस्तु बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु पर बना बिंब या प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा प्रकार है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है प्यारे बच्चों? किसी वस्तु बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर बना बिंब ही आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आइए प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपको दर्पण से संबंधित कुछ बातें आपको बता देते हैं कि दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितनी प्रकार का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसे बहुत ध्यान से समझना है। दर्पण क्या है? जब किसी चमकीले या
पारदर्शी पदार्थों के किसी एक तल को कलई या पालिश कर देते हैं, तब उसका एक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक हो जाता है। तो इस प्रकार की वस्तु को ही हम दर्पण कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, दर्पण, मिरर हम आपको बताते हैं। दर्पण है क्या? दर्पण, मिरर। अभी मैंने आपको बताया, फिर से आप एक बार समझें। जब किसी पारदर्शी वस्तु, कोई पारदर्शी वस्तु हो, उसके एक पृष्ठ को हम कलई कर दें या पालिश कर दें या पेंट कर दें, तो दूसरा पृष्ठ उसका चमकीला हो जाता है। तो इस प्रकार की वस्तु को ही हम दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से पहले दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, प्लेन मिरर। वह दर्पण जिसका चमकीला पृष्ठ समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। और दूसरा प्रकार है बेटा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर, जब कोई पारदर्शी पदार्थ, किसी पारदर्शी पदार्थ के किसी एक पृष्ठ को कलई कर दे या पालिश कर दे, तो उस प्रकार का जो दर्पण होगा उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान से यहां समझना, जैसे हम एक शीशे की गेंद ले लें, गोल गेंद ले लें, और इस गेंद को हम दो भागों में काट दें, यहां से कट कर दें। आप देख रहे हैं ये पारदर्शी है, इसका एक तल उभरा हुआ है और दूसरा तल धंसा हुआ है। हम इसके धसे हुए तल पर कलई कर दें या पेंट कर दें या पालिश कर दें, और इसके उभरे हुए तल पर कलई कर दें या पेंट कर दें या पालिश कर दें, तब इस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार जब हम इस प्रकार के दर्पण को लेंगे तब इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर। लेकिन कोई ऐसा तल हो जो बिल्कुल समतल हो, पारदर्शी हो, और उसके एक तल को कलई कर दें या पालिश कर दें, तब उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। आपके समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण। आइए फिर से एक बार हम लिख देते हैं, दर्पण की परिभाषा क्या है, दर्पण किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, दर्पण की परिभाषा आप ध्यान से समझना। जब किसी पारदर्शी वस्तु के किसी एक तल को, वस्तु के किसी एक तल को, किसी एक तल को कलई कर दे, कलई माने वही पालिश करना, पेंट करना, कलई कर दे, तो इस वस्तु को दर्पण कहते हैं। इस वस्तु को दर्पण कहते हैं। फिर बच्चों से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब किसी वस्तु का कोई एक तल चमकीला हो, कोई एक तल चमकीला हो, उसे भी हम दर्पण कहेंगे। यार बच्चों, कभी कभी देखिए स्टील की थाली जब हम धूप में लेकर खड़े होते हैं, प्रकाश की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो अंधेरे की ओर जाती हैं, परावर्तित होती हैं, क्योंकि उसका तल जो है चमकीला होता है, तो भी एक प्रकार से दर्पण जैसा कार्य करने लगता है। अभी आप साफ जल ले लें, साफ जल में आप अपने को देखें तो आपका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देने लगता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, दर्पण ही है। तेल ले लें, किसी बर्तन में द्रव है,
और उस बर्तन में जब अपने हम चेहरे को देखेंगे तो हमें दिखाई देने लगता है, वो दर्पण है। प्यारे बच्चों, आज तो मोबाइल सबके पास है। एंड्रॉइड मोबाइलों में आप देखते हैं कि उसका एक तल चमकीला होता है, जब उसमें लाइट बुझ जाती है तो उसमें आप चेहरा देख सकते हैं। तो भी एक प्रकार का क्या है, दर्पण है। अर्थात हम कह सकते हैं जब किसी पारदर्शी वस्तु के किसी एक तल को कलई कर दे तो उस वस्तु को हम दर्पण कहते हैं। या किसी वस्तु का जब एक तल चमकीला हो तो उसे हम दर्पण कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये जो दर्पण है, दर्पण मुख्य रूप से, ध्यान से यहां समझना, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यहां एक पहला है, और इसका जो दूसरा प्रकार है इसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसे ध्यान समझना है। पहला है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, इसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। अब दूसरा है गोली दर्पण, इसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब जो ये गोली दर्पण है प्यारे बच्चों, जैसे हमने आपको बताया कि एक खोखला कोई पारदर्शी गोला ले ले और उसको बीच से काट दे, काटने पर उसके दो भाग हो जाएंगे, दोनों उभरे और धसे हुए इस तरह से होंगे। यदि हम धसे हुए भाग पर पालिश कर दें उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे, और यदि हम उभरे हुए भाग पर पालिश कर दें तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान से समझेंगे, ये दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। मीन्स कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक दर्पणों को पुनः आपको समझाते हैं, बताते हैं। यहाँ दर्पण जो है ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला ये दर्पण हो गया समतल, और दूसरा प्रकार हो गया एक गोली दर्पण। अब ये गोली दर्पण दो प्रकार का, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, प्लेन मिरर क्या है प्यारे बच्चों। सब आज तो बच्चे कुछ करें या ना करें, सुबह उठते हैं तो जरूर पहले समतल दर्पण देखते हैं, उनका चेहरा कैसे है, बाल ठीक है कि नहीं। आइए अब हम आपको बताते हैं समतल दर्पण के विषय में। जब कोई चमकीला या पारदर्शी तल समतल हो, किसी चमकीले पारदर्शी तल का परावर्तक पृष्ठ समतल हो, तब उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जब किसी दर्पण का तल समतल हो तब उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे यहां मैं प्रतिबिंब एक बनाया हूं, यहां फिर से आप देख लें, एक समतल है, एक पारदर्शी कोई प्लेट कांच का टुकड़ा है, इसका एक तल कलई कर दिया गया, पालिश कर दिया गया, ये है कलई, और ये परावर्तक पृष्ठ है, और ये पृष्ठ बिल्कुल क्या है, समतल है, तो इसी को हम बोलेंगे समतल दर्पण। अब जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होगा या आपतन बिंद होगा
और यहाँ से ये प्रवर्तित हो जाएगा, यहाँ ये अभिलंब का कार्य करेगा। अब आपको समतल दर्पण की परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम प्यारे बच्चों आपको बताएंगे समतल दर्पण के गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण के गुण, आइए अब आपको हम बताते हैं समतल दर्पण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के गुण। प्यारे बच्चों, अब हम समतल दर्पण जो है इसका गुण क्या है, इसके गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला गुण क्या है समतल दर्पण का? पहला गुण क्या है बेटा कि जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। अभी फोकस दूरी भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ जानते रहिए, आगे हम आपको विस्तृत बताते चलेंगे कि फोकस दूरी क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब अभी एक बार फिर से चित्र द्वारा बताएंगे, किसमें वास्तविक और किसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अब आइए, यहाँ पहला हम आपको बता रहे हैं कि समतल दर्पण का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है, फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत का मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ चित्र में आप देख रहे होंगे, प्रकाश की किरण इधर से आई और इधर चली गई, ये दोनों कहीं एक दूसरे को काटती ही नहीं है, अनंत तक नहीं काटती, इसलिए इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। नंबर 2, इसका जो विशेष गुण है, समतल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, यदि किसी व्यक्ति को या h ऊंचाई की कोई वस्तु है कि उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखे, तो दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? h/2, माने वस्तु के ऊंचाई की आधी। किसी वस्तु की पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण वस्तु का आधा होना चाहिए। अब थोड़ा यहां ध्यान से समझ लेंगे। मानते हैं कोई वस्तु है या हम ही हैं, हम एक वस्तु के रूप में हैं, हमारी ऊंचाई h है वस्तु ना, तो दर्पण कितना होना चाहिए? दर्पण होना चाहिए h/2। मीन्स यदि हमें अपनी पूरी प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो इसकी ऊंचाई जो होगी, माने दर्पण की ऊंचाई जो है हमारी ऊंचाई की आधी होगी। प्यारे बच्चों, इसका अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि किन्हीं आमने सामने रखे दो दर्पणों के मध्य, आमने सामने रखे दो दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाए
तो या रख दी जाए तब उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे ध्यान से देखें, एक दर्पण यहां रख दिया जाए और ठीक इसी के सामने एक दर्पण यहां रख दिया जाए, M1 मिरर फर्स्ट और M2 मिरर सेकेंड, और यहां पर एक गेंद रख दी जाए। इस गेंद की जो प्रतिबिंब होंगी, गेंद की अनंत प्रतिबिंब बनेंगी, अनंत प्रतिबिंब बनेंगी। अब आइए एक और विशेष गुण आपको इसका हम बता दें। जैसे कोई दर्पण है, पांचवा पॉइंट, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी, दूरी पर वस्तु होगी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। फिर बच्चों, जैसे यदि हमें कह दें कि यहां पर एक वस्तु है और इस वस्तु से 2 मीटर दूर एक गेंद है, तो वस्तु से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? जितनी दूरी पर ये वस्तु है, माने गेंद है, और प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण से बनेगा। ये 2 मीटर है, 2 मीटर दूर बनेगा, अर्थात कहा है इससे दूरी कितनी होगी? 2 + 2 = 4 मीटर। इस तरह से आंकिक प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दर्पण से संबंधित ये बहुत खास बातें हैं, ये दर्पण के गुण हैं जो मैं आपको बताया। प्यारे बच्चों, भी दूसरा दर्पण है गोलीय दर्पण। अब इसे समझ लें और इस चैप्टर में एक पॉइंट और बचेगा, उसे बताने के बाद ये पहला चैप्टर फिजिक्स का आपका लगभग समाप्त होगा। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें सारी चीजें, दर्पण और लेंस सब एक में ही, साथ साथ परावर्तन और अपवर्तन एक में ही हमें आपको बताना है और समझाना है। अब यहाँ पर आपको बता दें गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। आइए बच्चों, अब आपको गोलीय दर्पण बताते हैं। जब किसी गोलीय पृष्ठ का एक पृष्ठ चमकीला हो या परावर्तक पृष्ठ हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जब किसी दर्पण का चमकीला पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ गोल हो, तब उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहले हमने बताया उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब प्यारे बच्चों, जैसे इसके पहले मैंने बताया था, एक गोल सा कोई पारदर्शी वस्तु हो, पूरी गोल हो,
और इसके बीच से भाग को काट दिया जाए। काटने के बाद इसके धंसे हुए पृष्ठ पर कलई कर दी जाए और इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दी जाए। एक उत्तल दर्पण हो जाएगा और एक अवतल दर्पण हो जाएगा। अब आइए इसके अनुसार आपको इसकी परिभाषा बताते हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? जब ऐसा गोली पृष्ठ, ऐसा पारदर्शी गोली पृष्ठ जिसके धसे हुए भाग पर पालिश लगी हो या कलई की गई हो, तब उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसे पारदर्शी गोलीय पृष्ठ जिसके धसे हुए पृष्ठ पर कलई की गई हो, तब उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे ये चित्र में आप देख रहे हैं। अब आइए अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या है? इसी का जस्ट उल्टा। ऐसे पारदर्शी गोली पृष्ठ, ऐसी पारदर्शी गोलीय पृष्ठ जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और है कि पार्श्व उत्क्रमण क्या है। प्यारे बच्चों, एक हेडिंग आपको हम और बताएंगे, पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण। अब ध्यान दें, पार्श्व उत्क्रमण क्या है। जैसे हम दर्पण के सामने या आप दर्पण के सामने खड़े हो, तो आपका दायां हाथ बायां और बायां दायां जैसा प्रतीत होने लगे, तो उसे हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसे एक छोटा सा चित्र हम आपको बताएंगे। एक दर्पण है और इसको हम समतल दर्पण कहते हैं। अब यहां पर हम लिखें क म ल। अब यहां पर ए हो जाएगा, इसका उल्टा जब बनेगा तो ये होगा और उसके बाद ए और उसके बाद यहां पर ये हो जाएगा ए। मेरे बच्चों देखो, इसी को कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। इधर से था बाईं तरफ, वो किधर दिख रहा है? दाईं तरफ। ये यही है पार्श्व उत्क्रमण। साथ साथ आप जानते हैं कि अंग्रेजी के बहुत से ऐसे अक्षर हैं अल्फाबेट में जिनका पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है। जैसे
अभी आप एक दर्पण लें और उस दर्पण के सामने लिखें ए, ऐसे ही दिखेगा ए। तो बहुत से ऐसे अक्षर हैं जैसे ए आई, ए आई, एच ओ एम डब्ल्यू एक्स, ये सब बहुत से ऐसे अक्षर हैं जो आप देखेंगे कि इन अक्षरों का जो है पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है। इनको जब हम दर्पण के सामने रखेंगे तो इसी तरह ही ये दिखलाई देने लगते हैं। प्यारे बच्चों, पार्श्व उत्क्रमण की परिभाषा एक बार पुनः सुन लें। जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हों तो हमारी बाईं भुजा दाईं भुजा जैसे और दाईं भुजा बाईं भुजा जैसे प्रतीत होने लगे दर्पण में, प्रतिबिंब में। इसी प्रक्रिया को हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो हमारे चैनल पर जरूर कमेंट लिखिए और इसे पढ़िए, और इनसे संबंधित यदि कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो कमेंट के द्वारा हमारे चैनल से पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्द ही लाइव यूट्यूब क्लास पढ़ाऊंगा, उसमें जो कोई दिक्कत होगी आप सब लाइव हमसे बात करके परेशानियों को अपनी दूर कर सकते हैं। और मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही, या टॉपिक या पार्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स प्यारे बच्चों।